हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया। फर्स्ट क्लास। टकाटक। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल दुरुस्त होंगे। और इसका एक कारण भी है। आप जो मुझे सामने देख रहे हैं, खुशी हो रही है ना आपको? ये कल से ही पॉसिबल हुआ है। और मैं भी बहुत खुश हूँ। 3-4 दिन तो मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया नहीं, है ना। और जो पहले रिकॉर्ड थे, अपलोड किया। लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अब 3-4 दिनों में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ना। अच्छा, अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए। क्यों? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बता भी सकते हैं कि सर अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम आपको कोई डिफरेंट तरीका से आपको बताने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, हमने पहली समरी की थी, याद है आपको? कौन सा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए, आज हम लोग दूसरी समरी करते हैं। और समरी कौन सा है? द आर्टिस्ट। शिगा नोया। याद है आपको? जैपनीज ऑथर है ना। कहाँ के हैं वो? जापान के हैं। शिगा नोया जापान के हैं। और अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। देखिए, क्या स्टोरी थी। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है भाई, बताइए, ये द आर्टिस्ट के ऑथर कौन है? किन ने लिखा है? आपको तो याद हो गया। आपने तो सारा याद कर रखा है ना, जितने भी ऑथर हैं और उनके बुक्स का नाम क्या है, याद है ना प्रॉपर? नहीं याद है तो कर लीजिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक और डाल भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलिए, द आर्टिस्ट को जानते हैं कि आर्टिस्ट का क्या उस समरी है। और आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। बहुत आसान, एकदम आसान। छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए, जीवन में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। आगे आगे बढ़ते रहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हरा हताश होने वाले, निराश होने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं नहीं, कलाम साहब के कहे हुए शब्द हैं ये, याद रखिएगा। इसलिए कोशिश करते रहिए। चरय बहती चरय बहती, चलते रहिए, चलते रहिए, रुकिए मत। आपने कभी नदी का पानी को देखा है? आप कभी भी चले जाइए, किसी भी मौसम में चले जाइए, नदी का पानी बिल्कुल कल 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 करता हुआ बहता रहता है। थोड़ी सी भी गंदगी नहीं होती। तालाब के पानी पे गए हैं आप कभी? जरूर गए होंगे। आपने देखो, बदबू करता रहता है, करता है ना। उसी तरह से जीवन चलने का नाम है। जब आप चलते रहते हैं, आपके स्किल इंप्रूव होता रहता है, आपके अंदर एक एनर्जी आती रहती है। आप छोड़ देंगे, डरेंगे, डर के हासिल कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे? चलिए, आर्टिस्ट को शुरू करिए एक पॉजिटिव नोट के साथ। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए शुरू करिए। द आर्टिस्ट रिटन बाय शिगानोया। दिस इज ए ब्यूटिफुल स्टोरी बाय सिगानोया। कहानी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कहानी लिखी गई है। किनके द्वारा? सिगानोया जी के द्वारा। समझ रहे? ये जापान, जापान का नाम सुना है? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। निप्पॉन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है जापान को। और जापान दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन देश है, बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही स्वस्थ देश है। वहाँ बीमार लोग बहुत कम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ की जो दिनचर्या है ना, डेली रूटीन, वो कमाल की है। चलिए देखिए, सेकंड लाइन का क्या मतलब है। इट हैज बीन रिटन इन जैपनीज बैकग्राउंड। जापान के हैं तो जैपनीज बैकग्राउंड ही होगी। ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति जिस देश का होता है, उसमें आप देखिएगा कि वो वही उसी देश का ग्राउंड वो बना करके आपके लिए कहानी लाता है ना। क्यों? एक्चुअली कहानी होती क्या है? वो रियल लाइफ इंसिडेंट होती है ना। जो किसी पे घटित होती है उसको वो
ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑथर और फिर लिखते हैं आपके लिए। तो कहते हैं दिस इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी बाय शिगा नोया। इट हैज बीन रिटन इन जापानीज बैकग्राउंड। सेबी इज ए young boy who is passionately involved and interested in collecting gourds. Gourd is a special kind of fruit often available in the coastal areas. आप समझ रहे हैं बात को? चलिए पहले लाइन का मतलब देखिए। एक सुंदर ही कहानी लिखी है, बहुत ही शानदार कहानी, सुंदर कहानी लिखी गई है शिगा नोया के द्वारा। इट हैज बीन रिटन इन जापानीज बैकग्राउंड। इसे एक जापानीज बैकग्राउंड में लिखा गया है, यानी कि इस कहानी की पृष्ठभूमि जापान की है। सेबी इज ए यंग बॉय, एक यंग लड़का है ये, है ना, युवा, युवा है वो लड़का है। हु इज पैशनेटली इन्वॉल्व, जिसे एक काम करने में बड़ा मजा आता है। वो काम क्या है? एक प्रकार का फ्रूट, एक प्रकार का फल पाया जाता है कोस्टल एरियाज के अंदर। कोस्टल एरियाज अब क्या हुआ, ये मान लीजिए, चलिए हम दूसरे देश की बात नहीं करते, अपने देश के लिए बता देते हैं आपको कोस्टल एरियाज क्या होते हैं। मान लीजिए ये आपका इंडिया है, इसको थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था। हाँ, ये आपका इंडिया है। ये वाला हिस्सा में कौन सा है? अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, जिसे ओशन नहीं बोलते हैं, सॉरी, अरेबियन सी, अरब सागर। और ये वाला बे ऑफ बंगाल, याद आया? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हैं। तो ये जो है ना समंदर के किनारे या सागर के किनारे का जो एरिया है, उसी को कोस्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोस्टल। कोस्ट से बना कोस्टल, यानी तटीय क्षेत्र उसको हिंदी में बोलते हैं। तटीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक प्रकार का फल, जिसको यहाँ पे गॉर्ड नाम दिया गया है, GOURD, समझ गए? एक प्रकार का विशेष फल है जो कि कहाँ पाया जाता है? कोस्टल एरियाज में, समुद्र तट के किनारे। और अपने यहाँ भी गॉर्ड होता है ना, समझते हैं क्या? सीताफल समझते हैं? सीताफल, अरे कोहड़ा समझते हैं? बिल्कुल कोहड़ा, उसी को कहते हैं गॉर्ड, ठीक है ना। तारबूज खाया हो, ये अपने घरों में तो होता नहीं है, वो ऐसे एरियाज में तारबूज होता है जहाँ की मिट्टी बलकस होती है, बलुआही मिट्टी होती है ना। आप समझ रहे बात को, मेरा इशारा को समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तटीय एरियाज ऐसे जगह जहाँ पर आसानी से ये गॉर्ड उगते थे, और उसको इस बात में बड़ा इंटरेस्ट था, इन्वॉल्व रहता था, उसको बड़ा मजा आता था। पैशनेटली का मतलब होता है पूरे तन मन धन और लगन से करता था वो काम। वो क्या करता था? इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग गॉड्स, और अलग अलग प्रकार के गॉड को वो कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था। समझ गए? क्या है कहानी? सुंदर कहानी लिखी गई है शिगा नोया जी के द्वारा। एक इसका बैकग्राउंड क्या है? जापानीज बैकग्राउंड है, जापान की पृष्ठभूमि है इसकी। एक यंग लड़का है जिसका नाम है सेबी। वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है? तो इन्वॉल्व है, पैशनेटली इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गॉड्स। गॉड, गॉड को जमा करता है, एक प्रकार का फ्रूट है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, है ना। और ये स्पेशल काइंड का जो फ्रूट है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है समंदर के किनारे, तट पे, ठीक है। सेकंड में देखिए, कहता है वंस सेबी वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर। एक बार सेबी को डांट पड़ गई थी। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। सेबी को डांट पड़ गई थी बाय हिज फादर व्हेन ही इंटरप्टेड इन द टॉक बिटवीन हिज फादर एंड हिज फ्रेंड्स, हिज फादर्स फ्रेंड। एक बार उसे बंदे को डांट पड़ गई, क्यों? क्योंकि जब उसने बीच में इंटरप्ट कर दिया। इंटरप्ट करना मतलब होता है टोकना, उसने टोक दिया। पापा, उसके पापा और उसके पापा के जो दोस्त थे, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, इस बीच में ये बोल पड़ा। इसके कारण सेबी को डांट पड़ गई बहुत जोर से। सेबी ना वो लड़का है। कहते हैं कि इन द अदर इंसिडेंट, और एक दूसरी घटना भी यह बताई गई इसमें कि जो सेबी वॉज कॉट बाय द टीचर, जो क्लास टीचर थे ना, टीचर ने उसको क्लासरूम में पकड़ लिया। ही वॉज कंटेनिंग ए गॉड इन हिज बैग। उसने देखा उसके बैग में जो है एक गॉड है रखा हुआ, समझ गए? उसको टीचर ने पकड़ लिया। देखो कई बार बच्चे बदमाशी करते हैं, जैसे होली आ जाता है या तुम्हारा मान लो दिवाली का टाइम आएगा ना, देखो वो बच्चे बम लेकर स्कूल जाते हैं और वहाँ बाथरूम में फुटा देते हैं, ब्लास्ट करवा देते हैं। उनको तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन डिस्टरबेंस जिनको होती है तो फिर बाद में वो पकड़े जाते हैं। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे टीचर ने इनको पकड़ लिया, इस बच्चे को, सेबी को। पकड़ने के बाद क्या हुआ, इस मैसेज को अगर टीचर ने आपके दोस्त को पकड़ लिया तो सीधा आपके पेरेंट्स तक पहुँच जाएगा मामला। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी भूल भी अगर पकड़ी जाएगी तो आपको पहुंचा दिया जाएगा पेरेंट्स के पास, और कह दिया जाएगा जी आपका बच्चा तो नालायक है, आपका बच्चा दूसरों को डिस्टर्ब करता है, खुद नहीं पढ़ता है। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, सही कह रहे हैं आप। फिर देखिए, कहते हैं कि कंटेनिंग अ गॉड इन हिज बैग,
दिस वाज प्रूव टू बी वेरी ग्रूसम फॉर हिम, और इसका उसको बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ी उस बच्चे को। किसको? सेवी को। हिज कंप्लेन रीच टू हिज हाउस एंड ही वॉज बीटन बाय हिज फादर। और टीचर ने जब कंप्लेन कर दिया, ये टीचर की कंप्लेन जो है उसके घर तक पहुंच गई है ना। और फिर क्या हुआ, उस बच्चे को बड़ी पिटाई पड़ी है। पीटते हैं पापा कि नहीं? तुम पीटे होगे नहीं कभी? अरे आप लोग पीटे हैं कि नहीं? फॉर्चुनेटली मैं तो कभी नहीं पीटा, क्योंकि मैं बदमाशी करने से बड़ा डरता था। मुझे लगता था कहीं पापा पीट ना दे, है ना। तो लेकिन कुछ बच्चे बदमाश होते हैं। बदमाश का मतलब कहते हैं हाँ पीटेंगे तो पीटेंगे, कोई बात नहीं है, चलो ये काम कर लेते हैं, फला का अमरूद खा ही लेते हैं, है कि नहीं? क्या आपने कभी ऐसा किया है? किया है तो याद करो। चलो अगले लाइन को देखो, है ना। कहता है ही वॉज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू वर्क ऑन गॉड्स। उन्हें कह दिया गया कि एकदम सख्त मना ही समझते हैं, पूरी तरह से सख्त मना लगे, पाबंद लग गया उस पर कि आप नहीं कर सकते हैं ये गॉड का कलेक्शन करना वगैरह जो है, इस पे किसी प्रकार का काम नहीं। वो लड़का करता क्या तो पता है, उस गॉड के अंदर का जो मटेरियल होता था उसको बाहर निकाल के उसको पहले सुखाता था प्रॉपर वे में, और फिर ना उस पर आर्टिस्ट्री करता था, कलाकारी करता था, और उसके कारण बहुत ही सुंदर हो जाता था। गॉड देखने में इतना खूबसूरत लगता था, जिसके मुंह मांगे उसको दाम मिल सकता था। लेकिन क्या है ना, कई बार हमारे बच्चे मतलब दूसरे टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहते और हम उनको ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। से भी इसी चीज़ का विक्टिम बन गया बेचारा। वरना उसकी कलाकारी ऐसी थी कि पूरा फेमस होने वाला था वो बच्चा, लेकिन उसके पेरेंट्स ने केयर नहीं किया। क्या फालतू का ये सब करते रहते हो, वो सब करते रहते हो, नालायक हो, ये हो वो, कहते हैं पेरेंट्स, है ना। अच्छा, पेरेंट्स की भी मजबूरी है। उनको लगता है कि उनका बच्चा किसी से पीछे ना रहे। देखिए, एक्चुअली आपके माता पिता चाहे जितने भी गरीब हों, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो अपने बेटे को किसी के अफसर से कम नहीं समझते हैं। सोचते हैं हमारा बेटा पढ़ लिख के तुम अफसर ही बने, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। दरोगा बनाने पर तो उनको बड़ा फेथ है कि दरोगा अगर बन जाए तो बस आप समझ जाइए मामला, ठीक है ना। तो फिर क्या, द टीचर हु हैड स्नेच्ड द गॉड्स फ्रॉम द सेवी हैड गिवन दैट टू अ वर्कर इन द स्कूल। और फिर जो टीचर जिन्होंने छीना था, है ना, उस गॉड को निकाल के एक उसी स्कूल में काम करने वाले व्यक्ति को दे दिया। वर्कर जो होते हैं, है ना, उनको दे दिया। द पुअर वर्कर सोल्ड द गॉड इन अ वेरी हाई प्राइस। और उस बंदे ने क्या किया, वो जो वर्कर जिसको मिला वो गॉड, उसने ऊंचे दाम पे एक दुकानदार को उसको बेच दिया। द सेम गॉड वाज सोल्ड बाय अ क्यूरियो डीलर इन सच ए हाई प्राइस दैट ही बिकेम रिच। और जिसको उसने बेचा, उस वर्कर ने, अब उसने भी एक क्यूरियो डीलर को उसको बेच दिया। अब क्यूरियो डीलर कौन होते हैं? वो लोग जो मतलब एंटिक टाइप के सामानों को खरीद करके ऊंचे ऊंचे दामों पे बेचते हैं, उसको क्यूरियो डीलर कहते हैं। और उसको बेचने के बाद वो जो बंद दूसरा वाला व्यक्ति था, वो समझो एक तरह से राजा हो गया, बिकेम रिच। समझ रहे? बट टिल देन सेवी हैड अबंडन्ड हिज हॉबी। और इस बीच में तब तक सेवी अपने उस काम को एबंडन कर चुका था। एबंडन का मतलब होता है छोड़ चुकना, छोड़ दिया था पूरी तरह से। हिज हॉबी ऑफ गॉड कलेक्शन, अब गॉड को कलेक्शन का धंधा उसने बंद कर दिया, अपना काम जो था छोड़ चुका है उसको, है ना। नाउ ही हैज इंगेज्ड इन पेंटिंग, अब वो पेंटिंग करने लगे। बट फॉर दिस हॉबी ही वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर। और जब वो फिर से पेंटिंग करने लगा तो पिता उसके फिर उसको डांटने लग गए। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर उनको डांट पड़ने लगी है बच्चे को, है ना। एंड दिस स्टोरी से, और ये कहानी हमें बताती है दैट एडल्ट्स नेवर पे अटेंशन टू द फ्रूटफुल गेन ऑफ द हॉबीज ऑफ चिल्ड्रन। कि उनको कई बार ऐसा है ना, वयस्कों को, मतलब वयस्कों का मतलब हमारे माता पिता या हमारे जो गार्जियन होते हैं, उनको ये पता नहीं चल पाता, वो नेवर पे अटेंशन, कभी भी ध्यान ही नहीं दे पाते अपने बच्चों की तरफ कि बच्चा जो है क्या उससे हासिल कर लेगा, या उसकी आदत के कारण उसके अंदर क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या चेंजेज होने वाले हैं, इस चीज़ को वो नहीं सोच पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। लगी है ना? आपको तो समरी लिखने से काम है। देखिए आप किन किन बातों को फोकस करेंगे। सबसे पहले ऐड परिचय दीजिए। पहला कहिए कि ब्यूटीफुल स्टोरी है, किसके द्वारा? सिगानोया के द्वारा लिखी गई। किस, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो जापान। समझ रहे? दूसरा क्या है, सभी कैसा लड़का है? यंग बॉय है। उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? तो वो पैशनेटली इन्वॉल्व होता है किसमें? कलेक्शन ऑफ गार्ड में, कलेक्टिंग करता है, गार्ड को जमा करता है ना। गॉड को वो, गार्ड नहीं, गॉड, गॉड को जमा करता है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो समंदर के किनारे, कोस्टल एरियाज में। इसका मतलब है ये पहला आपका पैरा हो गया। सेकंड पैरा में आ जाइए कि दो तीन घटना का इंसिडेंट का आपको बताया गया। पहला क्या,
कि एक एक दिन जब वो उसके पापा और उसके पापा के दोस्त बात कर रहे थे तो ये कुछ बोल गया, बेचारा पिट गया, डांट लग गई इसे। दूसरे केस में क्या हुआ, एक दिन ये ना अपने बैग में, आदतन बैग में लेके चला गया वो गॉड, और फिर टीचर ने देख लिया, कंप्लेन पहुंच गई घर। और फिर उसके पिताजी ना विचित्र प्रकार के पिताजी थे। फिर दे धाड़ 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 पूरा उनको, है ना। और फिर वो टीचर जो थे, श्रीमान शिक्षक महोदय, गुरुजी, उस गार्ड को उठा के दे दिया स्कूल में काम करने वाले बंदे को। अब उसने क्या कि उसको बेच दिया किसी का हाथ, अच्छा पैसा मिल गया। और जिसको बेचा उसने उसको एक अलग बंदे के पास बेचा, और वो रिच हो गया। आप समझिए कितनी उस बंदे की कलाकारी में दम थी, सैबी के कलाकारी में कितना दम था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बंदे अमीर हो गए उससे। यानी कि उसके पेरेंट्स ने अगर उसके कलाकारी को, उसके आर्टिस्टिक इसको पहचान लिया होता तो उम्मीद क्या थी, वो खुद ही रिच हो जाते, है कि नहीं। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है। चलिए, मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ गई होगी, और पसंद आ गई है तो वही लाइक करिए। ये बात बार मैं कहने वाला हूँ, क्यों, देखते तो आप सभी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाता है कि आपको पसंद आई कि नहीं। आपकी पसंद या नापसंद लाइक का बटन दबाएंगे तब तो मुझे पता चलेगा ना। इसलिए बटन दबाइए, मुझे मोटिवेट करिए, क्योंकि मैं अब आपको दिख रहा हूँ। अब बहाना नहीं चलेगा कि सर आप दिख नहीं रहे, पता नहीं पर्दे के पीछे कौन बोल रहा है। अब मैं आपके सामने हूँ, समझ गए। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।